गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट नंबर 64 पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को देखते रहें और अधिक से अधिक इस पे कमेंट करते रहें। कल कुछ बच्चों ने या विद्यार्थियों ने कहा कि सर जहाँ से नोट्स चल रहे हैं वहीं से आप चैप्टर में समझाइए। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 7 का चैप्टर है अपना, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो हम आज जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? वाष्पोत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एक प्लांट बनाया जाए, यहाँ ये एक पादप है, ये एक पादप, इसकी जैसे लीफ वगैरह बनाई, प्लांट की क्या बना रहा हूं मैं? लीफ। ये इसका मूल। तो ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, इसमें हल्का सा हम इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखें हम कि पिछले जो 6 का चैप्टर था उसमें आपको एक बिंदु पढ़ाया था, रसारोहण। ये हमने बिंदु पढ़ा था। तो रसारोहण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें कि जैसे कोई भी पादप है, पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर स्थित है, जिसे आप मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मूल। और ये जो मूल है इस पर मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम भूमि से किसका अवशोषण करते हैं? जल प्लस खनिज लवणों का। जल प्लस खनिज लवणों का। तो मूल रोम है वो मुख्य रूप से जल का अवशोषण करेंगे। अब ये अवशोषित जल है वो पादप के वायवीय भागों तक जाएगा। ये अवशोषित जल है पादप के वायवीय भागों तक जाएगा। कौन से भागों तक? यहाँ जैसे बात करें हम वायवीय भागों तक कि मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पादप के वायवीय भागों तक गमन करेगा। लेकिन ये गमन कर रहा है कौन से बल के अपोजिट? गुरुत्वीय बल के विपरीत। गुरुत्वीय बल के विपरीत। तो ये कहें मूल रोमों द्वारा पादप की मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का पादप के विभिन्न वायवीय भागों तक जल का गुरुत्वीय बल के विपरीत पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। तो यहाँ देखो, इसमें यहाँ क्या बताया जाए कि पादप है, पादप का ये जो भाग जिसको हम बोलते हैं तना या स्तंभ, और इसमें जल का जो संवहन करता है या जल संवहन जो उत्तक होता है वो क्या होता है? अपना जाइलम। और जाइलम में भी 2 भाग आपको 6 के चैप्टर में बताया था मैंने, वाहिकाएं और एक है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं, एक तो नाम क्या है? वाहिकाएं, दूसरा क्या है? वाहिनिकाएं। ये जाइलम के पार्ट हैं। वैसे जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जिनमें से जल का जो संवहन करते हैं वो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पादप की मूल रोम है जो भूमि से किसका अवशोषण करेंगे? जल का। और ये जल पादप के वायवीय भागों तक पहुंचेगा। कौन से बल के विपरीत पहुंचेगा? गुरुत्वीय बल के विपरीत, जिसे आप क्या कहोगे? रसारोहण। तो इस रसारोहण क्रिया के माध्यम से पादप के वायवीय भागों तक क्या पहुंच गया? जल पहुंच गया। तो आप सभी जानते हो कि ये जल आखिर में कहां पहुंचा? पत्तियों में। अब ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र। और इन रंध्रों के माध्यम से जल बाहर निकलेगा। इन रंध्रों के माध्यम से जल बाहर निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा? वाष्प के रूप में। कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों तक जल पहुंचा, पहुंचने के बाद में जो पत्तियों पर उपस्थित रंध्र हैं, इन रंध्रों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन ये निकलेगा कब? सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है वह दोपहर के समय होता है, और ये कहें हम प्रातः। यहां अपने को इंट्रोडक्शन में इतना ध्यान रखना है कि पादप की मूलों द्वारा अवशोषित जल है वो पादप के वायवीय भागों तक गुरुत्वीय बल के विपरीत पहुंचता है। वो क्रिया कौन सी है? रसारोहण। और यहाँ बताया जाए कि जो ये जल है वो पादप के वायवीय भागों तक पहुंचा है। आखिर में किसमें पहुंच गया? पत्तियों में। पत्तियों पर क्या है? रंध्र उपस्थित है, और रंध्रों से जल बाहर निकलेगा किसके रूप में? वाष्प के रूप में।
तो यहाँ अपना जो टॉपिक है इसमें पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन। तो यहाँ देखो नाम क्या है, वाष्प। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, त्यागना। कि जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए, तो ये त्यागने की क्रिया कौन कर रहा है, पादप कर रहे हैं। और ये वाष्प उत्सर्जन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है, जैविक। तो हम ये कहें पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का, पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना किसको इंगित करेगा, वाष्प उत्सर्जन को। क्या कहें, ट्रांसपायरेशन को। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग पे ये होगी इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये बताओगे कि पादप के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण हुआ है, वो पादप के वायवीय भागों तक पहुंचा है, कौन सी क्रिया के माध्यम से पहुंचा है, रसारोहण की क्रिया के माध्यम से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन दो शब्दों से मिलकर बना, वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प को आप ये भी बोल सकते हो जलवाष्प, क्योंकि इसमें पानी। यहाँ उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, त्यागना। तो सीधी सी बात कहें, वाष्प उत्सर्जन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। और फिर ये बताएं कि पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना किसको इंगित करता है, वाष्प उत्सर्जन को। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन के प्रकार। तो वाष्प उत्सर्जन प्राय 3 प्रकार का होता है। वाष्प उत्सर्जन के प्रकार, वाष्प उत्सर्जन के प्रकार। तो पहला प्रकार पढ़ें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा पढ़ें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा पढ़ें हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट प्रकार कौन सा है, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। सेकंड कौन सा है, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। और थर्ड कौन सा है, वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो देखो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, सबसे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ ये बताएं 50 से 97% जल का निष्कासन किसके माध्यम से होगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा 3 से 10% जल का बाहर निष्कासन होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा 0.1%। तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वातरंध्रों के द्वारा। उसके बाद किसके द्वारा होगा, उपत्वचा के द्वारा। फिर लास्ट में सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। अब बात करेंगे हम पहली रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो आप सभी को मालूम है कोई भी लीफ है और लीफ की सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं। इन रंध्रों से जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसे क्या कहोगे आप, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ क्या बताएं, रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहोगे आप, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। छोटी सी परिभाषा है, रंध्रों के माध्यम से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को आप क्या कहोगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये कितना परसेंट होता है, 50 से 97%। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। सेकंड अपना उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। देखो उपत्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं। अब ये उपत्वचीय क्या, देखो उपत्वचीय में उप शब्द रहेगा। उप का अर्थ क्या होता है, ऊपर। किसके, त्वचा की। तो ये लीफ है और इस लीफ की ये अधिचर्म है। इसके ऊपर और हल्की सी कटी-फटी परत पाई जाए या मोम के सदृश से परत पाई जाए जो जल के प्रति क्या हो, अपारगम्य, उसे आप क्या कहोगे, उपत्वचा कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, क्यूटिकुलर। कि उपत्वचा, त्वचा के ऊपर त्वचा जो हल्की पतली होती है, मोम सदृश होती है, जो जल के प्रति क्या होती है, अपारगम्य होती है। जैसे मरुस्थलीय पादप आंख है या नागफनी है
या डंडाथोर है, इन सभी की जो त्वचा है या अधिचरण है उसके ऊपर हल्की सी क्यूटिकल की परत पाई जाती है जो मोम सदृश होती है, जो रंध्रों को ढकने का कार्य करती है, जिसके कारण जल का वाष्प उत्सर्जन वो कम हो पाता है। इसलिए आप देखते हो कि गर्मियों के दिनों में मरुस्थल क्षेत्र में आग का पादप आंकड़ा जिसे हम बोलते हैं वो हरा भरा रहता है एनी टाइम, जिसमें हम पानी भी नहीं डालते। एक घर पे हमारे कोई भी पौधा लगाए हम उसमें एक दिन पानी न डालें तो पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, आप सभी को इस बात का मालूम है। तो आग है, आग की लीफ के ऊपर जो पाए जाने वाले अधिचरण है उसके ऊपर भी एक हल्की कटी फटी परत पाई जाएगी, मोम के सदृश परत पाई जाएगी जो उसके रंध्रों को ढकने का क्या करती है कार्य। कभी भी आप आग की जो लीफ है या पत्तियां हैं उसके ऊपर आप अंगुली स्पर्श करना एकदम मोम जैसी लगेगी, अर्थात उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकुलर का आवरण पाया जाता है जो रंध्रों को ढकने का क्या करता है कार्य, जिससे वाष्प उत्सर्जन क्रिया बहुत ही कम होती है। इसलिए यहाँ बताया कि उपत्वचा के द्वारा वाष्प उत्सर्जन 3 से 10% होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दें कि उपत्वचा के द्वारा होने वाले वाष्प उत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फिर अगला अपना वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो वातरंध्र किस पर पाए जाए, जैसे ये कहें हम काष्ठीय पादप की बात करें, काष्ठीय पादप की बात करें तो काष्ठीय पादप जो बहुवर्षीय पादप होते हैं उन पादपों के स्तंभ पर और फलों पर, काष्ठीय जो पादप होते हैं उनके स्तंभ या तनों पर या फलों पर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। और वातरंध्रों से होने वाले वाष्प उत्सर्जन को आप क्या कहोगे, वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ये कुल वाष्प उत्सर्जन का 0.1% करता है, पर सबसे कम वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, वातरंध्रों के द्वारा। उसके बाद इससे अधिक किसमें होगा, उपत्वचा के द्वारा, और उपत्वचा से भी अधिक किसके माध्यम से होगा, रंध्रों के माध्यम से। तो वाष्प उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसक्रिप्शन, क्यूटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन और इसको कहें लेंटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन। अब हम नई बात पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे कि रंध्र आप सभी को मालूम है पत्तियों पर उपस्थित हो। तो यहाँ एक हेडिंग लिखे हैं, रंध्रों की उपस्थिति, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार या लीफ के प्रकार। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर लीफ के प्रकार। तो लीफ 3 प्रकार के होती है। पहला नाम लिखे हम अधोरंध्री लीफ। सेकंड लिखे हम उभयरंध्री लीफ। तीसरा लिखे हम अधिरंध्री लीफ। तो 3 टाइप आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं। पहला है अधोरंध्री लीफ। यहां देखो अधो शब्द है, अधो का अर्थ लेते हैं नीचे, अधो का अर्थ क्या लें हम नीचे। जैसे ये कोई लीफ है, ये एक लीफ है, इसकी एक ये ऊपर की सतह हो गई, ये कौन सी सतह हो गई, नीचे की। तो ऊपर की सतह, ये नीचे की सतह, तो ऊपर के अधिचरम है, ये नीचे के अधिचरम है। ये कहें यदि किसी लीफ की निचले अधिचरम पर, भैया दो का क्या है, नीचे। यदि किसी लीफ की निचले अधिचरम पर क्या उपस्थित हो, रंध्र उपस्थित हो, या ये कहें ऐसी लीफ जिसकी निचले अधिचरम पर रंध्र उपस्थित हैं, तो उसे क्या कहोगे, अधोरंध्री लीफ। ये लीफ बना रहा हूं मैं,
जैसे ये लीफ, ये तो इसके ऊपर की सतह है, इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे की सतह, निचली सतह है, उस सतह पर अगर रंध्र पाए जाते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, अधोरंध्रीय लीफ। जैसे एक ये जो लीफ बनाई जाए, आप पहचाना कौन से पादप की बना रहा हूं मैं, शायद जालिका व शिरा विन्यास है इसमें, तो ये कौन से पादपों की होगी, द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनकी लीफ की निचली अधिचरम पर अनेक क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी जो लीफ होती है उन्हें क्या कहेंगे, अधोरंध्रीय लीफ कहते हैं। अधोरंध्रीय लीफ का एग्जांपल बताया आपको, द्विबीजपत्री पादप। जैसे द्विबीजपत्री पादप में किसे कहोगे आप, द्विबीजपत्री पादप ऐसे पादप जिनके बीजों की कितने दाल बने, 2, या ऐसे पादप जिनके बीज में कितने पत्र हों, 2, जैसे चना, मूंग, मोठ, या इसी प्रकार आप यहाँ एक और भी एग्जांपल ले सकते हो, सेब का पादप हो सकता है, संतरा का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है। इन सभी के पादपों की पत्तियों की निचली सतह पर क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। सेकंड है अपना उभयरंध्रीय पत्ती या लीफ। ऐसी लीफ जिसकी दोनों सतह पर, ऐसी लीफ जिसकी दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित हो, उसे आप क्या कहोगे, उभयरंध्रीय लीफ। जैसे आजकल आपने खेतों में बाजरा उगा रखा है, तो बाजरे की लीफ इस टाइप से होती है, और बाजरे की लीफ में जो शिराविन्यास होता है वो कौन सा होता है, समानांतर, और बाजरा का जो पादप वो कैसा है, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो पादप है उनकी लीफ की दोनों सतह पर, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी जो लीफ होती है उसे आप क्या कहोगे, उभयरंध्रीय लीफ। ऐसी लीफ जिसकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर रंध्र उपस्थित हो तो उसे आप कहोगे उभयरंध्रीय लीफ। जैसे एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री में आप सभी जानते हो जैसे आता है बाजरा, गेहूं, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान होंगे। तीसरा बिंदु अपना अधिरंध्रीय लीफ। अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर, ऊपर क्या प्रेजेंट हो, रंध्र। तो ये कहें जलीय जो पादप होते हैं, जलीय पादप, जैसे एक जलीय पादप का नाम ले हम वाटर लिली, कि जलीय पादप होते हैं उनकी लीफ की ऊपरी सतह पर, जलीय पादप हैं उनकी लीफ की ऊपरी सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है, अधिरंध्रीय लीफ। तो यहाँ तक आपको नोट्स मैंने भेज दिए हैं जो आपको ध्यानपूर्वक लिखने भी हैं, और जो वीडियो भेजा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप सुने और देखें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें। अगर इसमें कोई आपको कमी नजर आए तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे उसमें सुधार हो।